Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Ankit Chaudhary and I am your faculty for Public Administration and General Studies. इस वीडियो में हम अपनी पॉलिटी PT 360 सीरीज जो है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और यहाँ गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं, लॉज हैं, रूल्स, रेगुलेशंस न्यूज में रहे हैं पिछले 5 साल में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है IPC और CRPC। तो आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है? आईपीसी बेसिकली एक कोडिफिकेशन है जो ये डिफाइन करता है कि इंडिया में किस एक्ट को एक क्राइम माना जाएगा और अगर कोई क्राइम हुआ है तो किस क्राइम में कितनी सजा दी जाएगी, वो सब हमें आईपीसी में बताया जाता है। तो आईपीसी डिटरमाइंस द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। वहीं अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी बेसिकली प्रोसीजर्स से डील करता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे कैरी आउट की जाएगी, एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, केस कैसे चलाया जाएगा जुडिशरी में, वो सारी बातें जो दी गई हैं वो आपको दी गई हैं सीआरपीसी में। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रही थी वो थी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बीपीआरडी जो है ये ब्यूरो बनाया गया था 1970 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। इस ब्यूरो का बेसिक काम ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमारी पुलिस के ऊपर अप्लाई करते हैं या पुलिस जिनके थ्रू फंक्शन करती है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इन जो एक्ट्स हैं इन पे रिसर्च कैरी आउट करना और ये देखना कि कौन कौन से इन एक्ट्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो पुराने हो गए हैं और कैसे हमारी पुलिस फोर्स जो है हम उसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे मॉडर्न रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज जो है वो कंट्री में इंप्लीमेंट कराए जा सकते हैं। तो बीपीआरडी का बेसिक ये फंक्शन है। आईपीसी मैंने अभी आपको बताया, आईपीसी बेसिकली कोडिफिकेशन है जो हमें ये बताता है कि कौन सा एक्ट जो है वो क्राइम कहलाएगा और किस क्राइम में कितनी सजा मिलेगी। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। जो आईपीसी है ये हमारा सबसे पहले कोडिफाई किया गया था 1860 में और फर्स्ट लॉ कमीशन जो है उसने ये काम किया था। फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में जो बनाया गया था वो ध्यान रखना वो बनाया गया था 1834 में और फर्स्ट लॉ कमीशन जो है उसके हेड थे आपके लॉर्ड मैकले। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। सीआरपीसी मैंने आपको बताया बेसिकली प्रोसीजर्स से डील करता है कि कैसे किसी के ऊपर केस चलाया जाएगा, कैसे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। तो बेसिकली ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ जो आपका जुडिशरी है उससे डील कर रहा है। ये सबसे पहले इनैक्ट किया गया था 1882 में और उसके बाद इसको मॉडर्नाइज किया गया, री इनैक्ट किया गया है आपका 1973 में। तो आज की डेट में जो सीआरपीसी इंडिया में चल रहा है वो 1973 में इनैक्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है ये 1993 में इनैक्ट किया गया था और अभी 2019 में ये जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। अब वो अमेंडमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अमेंडमेंट किए क्यों गए? जो आपकी ह्यूमन राइट्स बॉडी है, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे वो स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, इनमें बहुत सारी पोजीशंस, चाहे वो चेयरमैन की हो या मेंबर्स की हो, वो वेकेंट रहती है, खाली रह जाती है। और स्टेट्स ये रीजन देते हैं कि क्वालिफाइड लोग हमें मिल नहीं पा रहे हैं इन पोजीशंस को भरने के लिए। इसी वजह से पार्लियामेंट ने जो हमारा 1993 का एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं। अब वो अमेंडमेंट क्या है वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन होंगे, 1993 के एक्ट में यह लिखा गया था कि वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकते हैं। अब इस एक्ट में 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें यह प्रोविजन कर दिया गया है या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर एक जज हो सुप्रीम कोर्ट के। ऐसे ही जो आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट हो सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि स्टेट्स ये रीजन देते हैं कि हमें क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिल रहे हैं, तो क्या किया गया है, एक और प्रोविजन ऐड कर दिया गया है कि या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो किसी हाई कोर्ट के या फिर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो यहां पे जज ऑफ अ हाई कोर्ट को भी आप चेयरपर्सन बना सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। ऐसे ही इनके अलावा जो मेंबर्स होते हैं उनमें 2 मेंबर्स जो हैं वो एमिनेंट पर्सन होने चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं या जिन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में नॉलेज है। इसको बढ़ा के अब नंबर कर दिया गया है 3। तो आज की डेट में जो मेंबर्स हैं वो 1 से कितने हो गए, वो सॉरी 2 से कितने कर दिए गए 3। और इन 3 लोगों में से एक जो होनी चाहिए वो विमेन होनी चाहिए। तो 1 मस्ट बी अ वुमेन। तो एक महिला भी जो होगी वो अब मैंडेटरीली होगी आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में।
ऐसे ही जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इनके भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। अब इनके अलावा कुछ और मेंबर्स को एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया गया है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके जो चेयरपर्सन होंगे अब वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए हैं आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ऐसे ही जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसके भी जो चेयरपर्सन होंगे वो भी मेंबर बना दिए गए हैं। और चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी, वो जो है उनको भी एक मेंबर बना दिया गया। तो 3 एडिशनल एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। ऐसे ही जो आपके चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं, पहले उनका टेन्योर जो हुआ करता था, टर्म जो हुआ करता था, वो 5 इयर्स का हुआ करता था। 5 इयर्स या 70 इयर्स की एज अगर वो अटेन कर लेते हैं, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब उसे 5 से कितना कर दिया गया है, 3 इयर्स कर दिया गया है। तो अब जो चेयरपर्सन होंगे, मेंबर होंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनका जो टेन्योर है वो 3 इयर्स का होगा। एंड दे शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, आप उन्हें रीअपॉइंट भी कर सकते हो उन्हीं पोजिशंस पे। नेक्स्ट है आपका पेरिस प्रिंसिपल्स। पेरिस प्रिंसिपल भी जो है आपके ये ह्यूमन राइट्स से ही डील करते हैं, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने इन पेरिस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया हुआ है। पेरिस प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं, बेसिकली पेरिस प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जो हमारी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में उनके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो पेरिस प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और ह्यूमन राइट्स को इनहेंस करने का काम करेंगे। ऑलराइट, तो इट रिक्वायर्स NHRIs नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो प्रोटेक्ट भी करना है और उसको प्रमोट भी करना है अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। प्लस पेरिस प्रिंसिपल्स एक और पर्पस को सर्व करते हैं। ये पेरिस प्रिंसिपल जो है ये इंटरनेशनल बेंचमार्क की तरह एक्ट करते हैं। इंटरनेशनल बेंचमार्क से मतलब ये है, पेरिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो आपका एक अलायंस है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, ये अलायंस अलग अलग नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन को जो है वो एक्रेडिट कर सकता है। एक्रेडिटेशन का मतलब ये है बेसिकली उनको रैंक दे सकता है, ये बता सकता है कौन अच्छे से फंक्शन कर रहा है और कौन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं ये इंटरनेशनल बेंचमार्क की तरह भी काम करते हैं, और इस बेंचमार्क के बेसिस पे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग अलग नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ये अलायंस क्या है बेसिकली, इसको पहले इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता था। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली एक फोरम है, जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन हैं अलग अलग कंट्रीज में, वो इस फोरम पे आके बैठते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। तो इस फोरम का बेसिक पर्पस ये है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट करना और अलग अलग ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो है उनकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करना। प्लस ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है ये इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंगेज करने का भी मौका देते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, तो आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं इस फोरम का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है, इंडिया में 2005 में से लाया गया था। ये जो आरटीआई एक्ट है, इससे पहले इंडिया में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था जो 2002 में आया था। आरटीआई एक्ट ने उस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को रिप्लेस किया है। अब ये जो आरटीआई एक्ट है ये न्यूज में क्यों था? आरटीआई पहले तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन को लेके न्यूज में था। सेक्शन 2 जो है आपके आरटीआई एक्ट 2005 का, वो डिफाइन करता है पब्लिक अथॉरिटी को कि कौन पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आएगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट के थ्रू जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है। तो सेक्शन 2 आरटीआई एक्ट का डिफाइन कर देता है पब्लिक अथॉरिटी को। तो देख लेते हैं पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आता है। सबसे पहले तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में ऐसे इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्हें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। ऐसे ही स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो बाय लॉ बनाई जाती है, बाय एक्ट्स बनाई जाती है। तो ऐसी बॉडी को पार्लियामेंट बना सकती है या स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। तो ये बॉडी भी आपकी
पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंडर आएगी। नेक्स्ट, बॉडीज ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो ऐसी बॉडी जिनको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट या जिनको ओन कर रही है या फिर उनको सब्सटैंशियल फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रही है, ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगी? पब्लिक अथॉरिटी। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी? पब्लिक अथॉरिटी की। अब सब्सटैंशियल फाइनेंस होगा क्या, ये कौन डिटरमाइन कर सकता है? तो ये पावर दी गई है आपकी कोर्ट्स को। कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर अ फाइनेंशियल एड कॉन्स्टिट्यूट सब्सटैंशियल फाइनेंस और नॉट। तो सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग हुई है या नहीं हुई है, ये कौन डिटरमाइन कर सकता है? ये हमारे यहां जुडिशरी को पावर दी गई है। ऐसे ही एनजीओज दैट आर फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, वो भी पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। सारे एनजीओ नहीं, सिर्फ वो एनजीओ दैट आर फाइनेंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? पब्लिक अथॉरिटी। तो इन सब अथॉरिटीज से आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। सेक्शन 4.2 ये बोलता है कि पब्लिक अथॉरिटीज को सुओ मोटो, खुद ही इंफॉर्मेशन जो भी है वो पब्लिक डोमेन में रख देनी चाहिए। अब देखो, आरटीआई एक्ट ये मानता है और ये कहता है कि पब्लिक को पब्लिक अथॉरिटी के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जा सकती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को पहले से ही, पब्लिक अथॉरिटीज को पहले से ही पब्लिक डोमेन में ऑटोमेटिकली रख देनी चाहिए। आरटीआई ये बोलता है, और ये किसके अंडर बोलता है? सेक्शन 4.2 के अंडर। सो इट मैंडेट्स every public authority to provide suo moto information to the public. All right. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है एक जन सूचना पोर्टल। अगर आप उस जन सूचना पोर्टल पे जाएंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, राजस्थान गवर्नमेंट अलग अलग जो स्कीम्स चला रही हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको उस पोर्टल पे मिल जाएगी। तो आपको उन डिपार्टमेंट्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको आरटीआई डालने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पोर्टल पे। हाँ, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फिर आप उससे कंसर्न जो है आरटीआई डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 8.1। सेक्शन 8.1 एग्जेम्पशंस को डिफाइन करता है। अब देखो, कुछ इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की जा सकती। तो सेक्शन 8 में वो एग्जेम्पशंस जो है वो बता दिए गए कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो पब्लिक अथॉरिटी शेयर नहीं करेगा पब्लिक के साथ। जैसे हो सकता है आपका नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी हो गई, ट्रेड सीक्रेट्स हो गई, लॉ इन्फोर्समेंट या जुडिशियल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो शेयर नहीं की जाए पब्लिक के साथ। तो एग्जेम्पशंस जो है आरटीआई के अंडर वो आ जाएंगे आपके सेक्शन 8 के अंडर। देन 8.2 क्या कहता है? इट स्टेट्स इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8.1 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कैन बी डिस्क्लोज्ड। सेक्शन 8.2 ये बोलता है कि सेक्शन 8.1 के अंडर जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो सीक्रेट बना के रखनी है, या फिर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है इंडिया में 1923 का, उसके अंडर जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, अगर पब्लिक अथॉरिटी को यह लगता है कि वो इंफॉर्मेशन अगर रिवील की जाएगी तो पब्लिक बेनिफिट में कुछ किया जा सकता है या फिर उससे पब्लिक का भला हो सकता है, पब्लिक का बेनिफिट हो सकता है, तो जो आपका पीआईओ होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, वो उस इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकता है, पब्लिक को दे सकता है। तो ये जो है 8.2 जो 8.1 में एग्जेम्पशन दी गई है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए है कि इंफॉर्मेशन को आप छुपा भी सकते हैं, लेकिन अगर पीआईओ को लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से पब्लिक का कुछ भला हो जाएगा, कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो फिर वो डिसाइड कर सकता है वो इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू पब्लिक को देने के लिए। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, जब ये एक्ट आया था तो कंट्री में अगर आप देखोगे बहुत शोर मचा था, बहुत हल्ला मचा था। वो इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए आपके या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो गए, उनकी इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं चेक किया जा रहा था, उनकी इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं कर्ब किया जा रहा है इस एक्ट के थ्रू। इसी वजह से ये न्यूज में रहा था। तो सबसे पहला प्रोविजन इसका क्या है? रिमूवल ऑफ फिक्स्ड टर्म। पहले क्या था, जो आपके सीआईसी हो गए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए या इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हो गए, इनका टेन्योर वाज 5 इयर्स, लेकिन अब
इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लिख दिया गया है कि इनका टेन्योर जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सीआईसी एंड आईसी। तो पहले 5 इयर्स का दिया गया था, और देखो ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जाती है ना, ये इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ही दी जाती है। तो अब क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया कि वो डिसाइड करेगी कितना इनका टेन्योर होने वाला है। ऐसे ही इनकी जो सैलरी थी और अदर सर्विस कंडीशन थी, वो जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनसे लिंक की हुई थी। जैसे आपके सीआईसी जो होंगे उनकी जो सैलरी और अदर सर्विस कंडीशन है वो आपके चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके इक्विवेलेंट थी। ऐसे ही जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी सैलरी और सर्विस कंडीशन जो है वो आपके जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनके इक्विवेलेंट थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अथॉरिटी दे दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उनकी सर्विस कंडीशंस और उनकी सैलरीज के बारे में। नेक्स्ट है आरटीआई रूल्स जो 2019 में आए थे। अब आरटीआई रूल्स क्या कह रहा है, ये जो आपका आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, इसी के अंडर ये रूल्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं। अब देखो कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड ज्यादातर कंडीशंस जो है वो तो एक्ट ने डिफाइन कर दी है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो डिफाइन ना की गई हो, जिन्हें आप रेजिडरी पावर कह सकते हो। तो ये जो रेजिडरी कंडीशंस हैं या रेजिडरी पावर है रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ सर्विस, ये भी किसके अंडर आ गई है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। तो जो भी रेजिडरी पावर है उस पर एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाएगा अब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसे इन सच केसेस डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज बाइंडिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले लेगी रेजिडरी पावर्स या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस को लेके, वो जो होगा वो फाइनल होगा और इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ये बात कर दी गई है। तो गवर्नमेंट हैज पावर टू रिलैक्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ रूल्स। ये जो भी रूल्स बनाए गए हैं आरटीआई रूल्स 2019, ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है अगर इन रूल्स में कोई एग्जेम्पशन देना है या नहीं देना। तो यहां पे अगर आप देखोगे इन एसेंस जो भी आरटीआई से रिलेटेड प्रोविजंस हैं या फिर आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर से या इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है। फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द रूल्स रेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी रूल्स हैं उनका फाइनल इंटरप्रिटेशन भी किसके पास आ गया है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और कहीं ना कहीं ये जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी इंडिपेंडेंस को और उसकी फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट है आरटीआई से रिलेटेड रीसेंट जजमेंट कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 2010 में जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक ऑर्डर पास किया था और उस ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो आपका ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। अब हुआ क्या, जब ये ऑर्डर पास कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई और उस पीआईएल में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी जजमेंट को चैलेंज किया गया था। लेकिन 2019 में आते आते जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये माना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। 2010 का जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको सही माना गया है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से रिलेटेड वो आरटीआई एक्ट के अंदर आप सीख कर सकते हो। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल एसेट्स ऑफ जजेस एंड सीजेआई। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर सुप्रीम कोर्ट के और जजेस हैं उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, प्रोवाइडेड इट डज नॉट वायलेट देयर राइट टू प्राइवेसी। उनका राइट टू प्राइवेसी जो है, निजता का अधिकार जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। नेम्स ऑफ द जजेस रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम। आपको पता ही होगा कि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू हमारे जो हायर जुडिशरी है उसमें अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो कोलिजियम ने कौन सा नेम रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट के लिए, आप ये भी पूछ सकते हो। अब कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप नहीं मांग सकते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से। सबसे पहले तो रीजंस साइटेड बाय द कोलिजियम। अब जब कोलिजियम सिस्टम में जब आप रिकमेंड करते हो किसी जज का नेम तो उसके साथ साथ आपको रीजन भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आरटीआई एक्ट के अंदर आप नाम तो सीख कर सकते हो कि किसका नाम रिकमेंड किया गया है, बट रीजन क्या दिया गया है उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो आप नहीं मांग सकते।
ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 8, मैंने आपको भी बताया था कि सेक्शन 8 जो है वो डील करता है कुछ एग्जेम्पशन से। तो जो भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 के अंडर डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, प्रोटेक्टेड है, वो आप नहीं मांग पाओगे। नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अब न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा आर्बिट्रेशन के बारे में कि आर्बिट्रेशन है क्या। अगर आप आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ोगे, आर्बिट्रेशन इज बेसिकली एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब देखो, दो पार्टीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट में आपका टाइम भी बहुत लगता है, प्लस वहां प्रोसीजर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके साथ साथ पैसा भी बहुत लगता है। तो कोर्ट ना जाके आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रूट हो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, तो आप उस रूट की तरफ जाना पसंद करोगे। एडीआर उसी का नाम है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो एडीआर में आप कोर्ट ना जाके ये जो अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं या अलग अलग मैकेनिज्म बना दिए गए हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया, आप इनका यूज भी कर सकते हो। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है इसी की तरफ एक स्टेप है। इससे पहले इंडिया में एक और इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जिसको न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है रिप्लेस कर रहा है। अब ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया क्यों जा रहा है? बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज है जो इंडिया में बिजनेस करने आती हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर टैक्स डिपार्टमेंट से उनका कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो मैटर चला जाता है आपका कोर्ट्स में। और अगर वो कोर्ट्स में चला जाता है तो सालों लग जाते हैं उस मैटर पे डिसीजन आने में, 6 साल 7 साल 8 साल लग सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना कहीं वो अफेक्ट होता है, और इसी वजह से कंपनीज इंडिया में आना फिर प्रेफर नहीं करती। तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ाने वाला है, वो आर्बिट्रेशन को बढ़ाने वाला है। इंटरनेशनल कंपनीज का अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकती है और आर्बिट्रेशन के थ्रू जो अपना डिस्प्यूट है गवर्नमेंट के साथ उसको रिजॉल्व कर सकती है। ये जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है ये रिप्लेस करेगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, और इट विल बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस का एक इंस्टीट्यूशन भी डिफाइन किया गया है, और इसका बेसिक पर्पस मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडीआर फैसिलिटीज इन इंडिया। अब इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? इसके चेयरपर्सन जो होंगे, अ पर्सन हु हैज बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस इन एडीआर या फिर आपका आर्बिट्रेशन। तो या तो वो हो सकते हैं हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक पुराने जज हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको एक्सपीरियंस हो और जिसको नॉलेज हो आर्बिट्रेशन के मैटर्स से रिलेटेड, वो इसका चेयरपर्सन हो सकता है। एडीआर के बारे में ध्यान रखना है, एडीआर इंपॉर्टेंट है और इंडिया में एडीआर को हम प्रमोट भी कर रहे हैं। वो किस पर्पस से कर रहे हैं? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करता है। तो इंडिया में बिजनेस इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए हम एडीआर को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। हमारे यहां आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पहले भी था, वो 1996 का एक्ट है। लेकिन अगर आप 1996 और अभी 2021 की बात करोगे तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। हमने लिबरलाइजेशन को काफी हद तक अपना लिया है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में आके बिजनेस कर रही हैं, एमएनसीज का जमाना है। 1996 में इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था कंट्री में अगर बात करें हम, और इसी वजह से ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है 1996 का, इसके प्रोविजंस जो है वो पुराने हो गए हैं। तो अब उन प्रोविजंस को मॉडर्नाइज करने के लिए, आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, आप 2019 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो इट अमेंड्स द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996 टू डील विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जो मैटर्स हैं उनसे डील करता है ये एक्ट। अब इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये जो आर्बिट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, इट विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और इस इंडिपेंडेंट बॉडी का जो मेन पर्पस होगा वो होगा प्रमोशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन इन इंडिया। तो एक बॉडी बना दी जाएगी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो एडीआर को इंडिया में प्रमोट करेगा।
अब जब आप आर्बिट्रेशन में जाते हैं, जब दो पार्टीज आर्बिट्रेशन में जाती है, तो वहां पे क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, और ये आर्बिट्रेटर क्या होगा, ये दोनों पार्टीज के बीच में मीडिएशन करता है और अपना फाइनल डिसीजन जो है सुनाता है। अब ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उसके प्रोविजंस में भी चेंज किया गया है। आज की डेट में प्रोविजन क्या किए गए हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें कैसे काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कुछ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स को डेजिग्नेट कर देगा। अब अगर आपको आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, आप डायरेक्टली इन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हो, और ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देंगे, और फिर वो आर्बिट्रेटर जो है वो आर्बिट्रेशन का काम करेगा। तो जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की, तो वहां पे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को डेजिग्नेट कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स की, डोमेस्टिक इश्यूज की, तो वहां पे क्या होगा, जो आपके स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं वो डेजिग्नेट करेंगे आपके आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को, और फिर आप उन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। और डोमेस्टिक मैटर्स में जो आर्बिट्रेटर होगा उसको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, आपके ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। इट हैज रिमूव टाइम रिस्ट्रिक्शन। पहले क्या था, जो आपके डिस्प्यूट्स थे जो आर्बिट्रेशन के लिए जाते थे, चाहे वो नेशनल डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो, वहां पे एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया था, और वो टाइम पीरियड था आपका 12 मंथ्स का, कि 12 महीने में आर्बिट्रेटर को जो है डिसीजन सुना देना है। बट अब क्या किया गया है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट में ये 12 महीने का टाइम था, इसको रिमूव कर दिया गया है। डोमेस्टिक डिस्प्यूट अभी भी 12 महीने में ही आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे, 12 महीने में ही आपको डिसीजन सुनाना पड़ेगा। बट जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनमें ये 12 मंथ्स का जो प्रोविजन है इसको हटा दिया गया, और इसकी जगह लिख दिया गया है कि ट्रिब्यूनल्स मस्ट ट्राई टू डिस्पोज, कि उन्हें कोशिश करनी है कि विद इन 12 मंथ्स वो अपना डिसीजन सुना दे। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 12 महीने में डिसीजन सुनाना है। प्लस एक प्रोविजन और है कि जब आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करोगे, तो जितनी भी लिखित कार्रवाई है, जितने भी रिटन सबमिशंस हैं, वो उसको फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही कर देने हैं। तो दे हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019। अब देखो, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, इंडिया में पहले भी था, वो था मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। लेकिन 1988 का एक्ट जो था ना, ये बहुत पुराना हो गया था, और इसमें जो भी पेनल्टीज थी वो बहुत कम थी। इंडिया में एक चीज आप ध्यान रखना, जब तक लोगों के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाती और मोटी पेनल्टी नहीं लगाई जाती, लोग लॉस को फॉलो करना ही नहीं चाहते। तो यहां पे क्या किया गया है, जो हमारा 1988 का एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट MVA, उसको अमेंड कर दिया गया है, और जो पेनल्टीज का बेसिक प्रोविजन है उसको अमेंड किया गया है। इट हैज इनहेंस्ड द पेनल्टीज फॉर ड्राइविंग एरर्स। जो ड्राइविंग एरर से रिलेटेड जो भी पेनल्टीज थी उनको बढ़ा दिया गया है, और इतना बढ़ा दिया गया है कि अब आप देखोगे तो पब्लिक जो है आपके ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी लॉज है उनको फॉलो कर रही है। इसके साथ साथ एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है। अब ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड का काम क्या होगा, जितने भी लोग आपकी रोड्स का यूज कर रहे हैं, रोड्स पे चल रहे हैं, उन सबको कंपलसरी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा इस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के थ्रू। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका जो पहला घंटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसे कहा जाता है गोल्डन आवर। अगर किसी को गोल्डन आवर में मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी जान बचाई जा सकती है। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है, ये बेसिकली उसी चीज को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन जो किया गया है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया गया है। ये नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो है, ये एक तरीके से सजेस्टिव बॉडी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है सुझाव देगा, सजेशंस देगा कि कैसे जो रोड एक्सीडेंट्स है उनको अवॉइड किया जा सकता है और ट्रैफिक को बेटर मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट अलाउज गवर्नमेंट टू रिकॉल डिफेक्टिव व्हीकल्स। कोई ऐसा व्हीकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि वो डिफेक्टिव है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, या फिर जो लोग रोड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको डेंजर हो सकता है, उनको खतरा हो सकता है, तो ऐसे व्हीकल्स को रिकॉल कर सकती है, ये पावर दे रहा है। इट क्रिएटेड अ कैटेगरी फॉर ऑफेंसेस ऑफ जुवेनाइल। जो जुवेनाइल हैं, जो हमारे 18 साल 16 साल से कम के बच्चे हैं, अगर वो ड्राइविंग करते हुए, वैसे तो उनको ड्राइविंग की परमिशन है ही नहीं, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है, तो एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है, ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल। नेक्स्ट है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019। अब CAA 2019 जो है ये बहुत न्यूज में रहा है।
इसको लेके कंट्री में प्रोटेस्ट भी हुए हैं और इसके बाद दिल्ली में राइट्स भी हुए थे। तो ये सब जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से था। अब सीए क्या है और इसमें क्या प्रोविजन किए गए थे, क्या प्रॉब्लम आई है और किस वजह से ये इतने प्रोटेस्ट हुए, हम थोड़ा उसको समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको रेगुलेट कर सकता है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करेगा? बाय मेकिंग अ लॉ। तो पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है, एक लॉ बना दिया है जो है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। और टाइमली, टाइम टू टाइम क्या होता है, ये जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसको अमेंड किया जाता है और 2019 में भी इसी को अमेंड किया गया है। अब हुआ क्या है या क्या अमेंडमेंट लाया गया है? देखो 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से इंडिया में आ गए हैं उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। नाउ व्हाट आर इलीगल माइग्रेंट्स? इलीगल माइग्रेंट कौन होते हैं? इलीगल माइग्रेंट वो लोग हैं जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, विदाउट वैलिड वीजा या पासपोर्ट इंडिया में आ गए हैं, चोरी से इंडिया में आ गए हैं। या फिर वो लोग जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आए थे लेकिन उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है और वो जितना टाइम के लिए इंडिया में आए थे अब वो ओवरस्टे कर रहे हैं, तो लीगली तो वो भी इंडिया में नहीं रह रहे। तो ऐसे लोगों को हम मानते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये कहता है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से इंडिया में आ गए थे उन्हें इलीगल माइग्रेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता, इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो दिस इज व्हाट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली डील्स विद। प्लस एक इसमें क्लॉज और लगाया गया है, प्रोवाइडेड कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं ये 6th शेड्यूल एरिया में ना रहते हों। 6th शेड्यूल एरिया बेसिकली आपके ट्राइबल एरिया है जो 4 स्टेट्स में है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, प्लस जो हमारे इनर लाइन परमिट वाले एरियाज हैं। इनर लाइन परमिट बेसिकली आपके जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हो गया अरुणाचल प्रदेश, हो गया नागालैंड, हो गया मिजोरम, हो गया, इसमें इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये इन एरियाज में रिजाइड ना कर रहे हो, ऐसे लोगों को हम भारत की नागरिकता, भारत की सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऑल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ देयर इलीगल माइग्रेशन और सिटीजनशिप विल बी क्लोज। तो उनके ऊपर जितनी लीगल प्रोसीडिंग थी जो वो कंसिडर किए जा रहे थे इलीगल माइग्रेंट, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स थी उन लीगल प्रोसीडिंग्स को भी खत्म कर दिया जाएगा। और प्लस इनको जो सिटीजनशिप दी जाएगी वो दी जाएगी थ्रू नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 11 ईयर्स का। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए वो टाइम पीरियड जो है उसे रिड्यूस कर दिया गया और उस टाइम पीरियड को कर दिया गया है केवल 5 साल। तो 5 साल अगर ये इंडिया में रह लेंगे तो इनको थ्रू नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं फॉर कैंसिलिंग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बेसिकली ओसीआई कार्ड होता है और जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं उनको ये ओसीआई कार्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इस एक्ट में जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है कि इन कंडीशंस में ये जो ओसीआई सिटीजनशिप दी गई है, वो कार्ड दिया गया है, वो रिवोक कर लिया जाएगा। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है? रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड, अगर किसी ने किसी फ्रॉडुलेंट मेथड के थ्रू ओसीआई सिटीजनशिप एक्वायर की है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही शोइंग डिसअफेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उसको वायलेट कर रहे हैं, तो भी आपकी जो ओसीआई है वो छीन ली जाएगी। इंगेजिंग विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर, वॉर के टाइम अगर आप एनिमी का साथ दे रहे हैं, भारत के दुश्मन का साथ दे रहे हैं, तो भी आपकी ओसीआई जो है वो रिवोक कर दी जाएगी। नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है 1989 का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसी वजह से ये जो है ये रिसेंटली न्यूज में रहा था। अब वो चेंजेस क्या है उसे समझ लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। रिसेंटली 2018 की बात है, मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट से रिलेटेड, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी। जो भी SC ST एक्ट से रिलेटेड जो भी मामले जाएंगे, जहां
एफआईआर रजिस्टर कराई जाएगी, वहां पे एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है एक्यूज्ड को। प्लस ये सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन किया था, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, वो सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा था एक्यूज्ड को। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन और किया था कि पहले क्या होगा, अगर कोई कंप्लेन करता है SC/ST एक्ट के अंडर, तो पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही FIR रजिस्टर कर सकती है पुलिस। प्लस अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है SC/ST एक्ट के प्रोविजंस के अंडर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो कोई पब्लिक सर्वेंट है तो आपको जिस अथॉरिटी ने उसे अपॉइंट किया उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर अगर वो ऑर्डिनरी पब्लिक का कोई आदमी है तो आपको जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे डिस्ट्रिक्ट पे, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ सेफगार्ड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 मार्च में अपनी एक जजमेंट में दिए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही तो कहीं ना कहीं जो SC/ST एक्ट है वो डाइल्यूट हो रहा था और इसी वजह से कंट्री वाइड प्रोटेस्ट भी कंडक्ट हुए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो हमारा SC/ST एक्ट है 1989 का, उसको अमेंड कर दिया और ये जो सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किए थे, इन सेफगार्ड्स को नलिफाई कर दिया। तो क्या क्या किया गया था, बार अगेंस्ट एंटीसिपेटरी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन कर दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया है और अब एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड नहीं की जा सकती SC/ST एक्ट से रिलेटेड केसेस में। ऐसे ही सेक्शन 18A उसको ऐड किया गया था SC/ST एक्ट में। इट डज अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरटेकिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करो, उसके बाद ही FIR जो है वो रजिस्टर की जाएगी और उसके बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हो। और अरेस्ट भी कब कर सकते हो, जब आपको परमिशन मिल जाएगी। तो सेक्शन 18A जो है वो उस प्रोविजन को, उस सेफगार्ड को नलिफाई कर रहा है। एंड ऑफ प्रोक्योरिंग अप्रूवल प्रायर टू मेकिंग एन अरेस्ट, तो उन दोनों प्रोविजंस को सेक्शन 18A ने नलिफाई कर दिया। नो प्रोसीजर अदर देन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट एंड CRPC शैल अप्लाई। तो इस एक्ट के अंडर जो प्रोसीजर दिया गया है प्लस CRPC के अंडर जो प्रोसीजर दिया गया है, केवल और केवल उन्हीं को फॉलो करना है, उसके अलावा किसी प्रोसीजर को पुलिस जो है वो फॉलो नहीं करेगी। की प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये जो हमारा 1989 का एक्ट है उसके की प्रोविजन क्या है। बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST, जो SC/ST के अगेंस्ट एट्रोसिटीज कंडक्ट की जाती थी उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST। नेक्स्ट है स्पेशल कोर्ट। ये जो 1989 का एक्ट है इसके अंडर स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रोविजन है और वो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे टू फास्ट ट्रैक द जजमेंट, कि जो भी केसेस आते हैं SC/ST एक्ट से रिलेटेड उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। प्लस जो SC/ST है जिनके खिलाफ ये काम किया जा रहा है या जिनके ऊपर वो एट्रोसिटीज कंडक्ट की जा रही हैं, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है जिससे ठीक ढंग से इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराए। आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो हमारा जो आधार एक्ट है और आधार से रिलेटेड और बहुत सारे जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उसको अमेंड किया गया है 2019 में, और वो क्यों किया गया है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, आधार का जो यूज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उसके लिए परमिट किया हुआ है। तो आप देखना उन सोशल वेलफेयर की स्कीम में जब वेरीफाई किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बेनिफिशियरी को जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से किया जाता है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, आपका आधार नंबर लिया जाता है और आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा थंब इंप्रेशन लिया जाता है। तो वहां पे क्या है, आपको वेरीफाई किया जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन। आधार एक्ट जो है उसमें केवल एक ही तरीका दिया हुआ था, वो था ऑथेंटिकेशन का। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया 2019 में उसमें एक और प्रोविजन डाल दिया गया है, दैट इज ऑफलाइन वेरिफिकेशन। तो अब ऑथेंटिकेशन के अलावा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू भी वेरीफाई किया जा पाएगा अलग अलग बेनिफिशियरीज को। अब वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा कैसे और कौन सी अथॉरिटी करने वाली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी UIDAI के ऊपर छोड़ दी गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो भी आधार एक्ट के अंडर ही बनाई गई है। तो ये उसको अथॉरिटी दे दी गई है कि वो देखे कि किस तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है ऑफलाइन मोड में। नेक्स्ट है वॉलेंट्री यूज ऑफ आधार नंबर। जो इंडिविजुअल्स हैं ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो वॉलेंटरली, अगर वो खुद चाहते हैं अपनी इच्छा से, वो आधार नंबर का यूज कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो ये भी प्रोविजन डाल दिया गया है। ऐसे ही एंटिटीज मे बी अलाउड टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन।
तो जो आपकी एंटिटीज है, और एंटिटीज का यहां पे मतलब है गवर्नमेंट एंटिटीज, जो आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हो गई, उनको एंटिटीज रेफर किया जा रहा है। तो यहां पे प्रोविजन कर दिया गया है कि अगर UIDAI सेटिस्फाइड है और UIDAI अगर उन्हें ऑथराइज कर दे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटीज भी जो हैं वो ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। तो ये प्रोविजन भी कर दिया गया है। नेक्स्ट इज फॉर आधार नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनका भी आधार नंबर या आधार कार्ड आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका आधार कार्ड बनवाते हैं तो जो UIDAI है या जो भी अथॉरिटी वो आधार नंबर इशू कर रही है, उसको पहले उनके पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट लेना पड़ेगा और उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आधार क्या होता है, वो नंबर क्यों जनरेट किया जा रहा है, किस किस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्लॉज डाल दिया गया है, कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्डियन इज नीडेड। नेक्स्ट इज जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो फिर ये उस बच्चे पे छोड़ दिया गया, अगर वो चाहे तो फिर ही में अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ हिज आधार। अगर वो बच्चा चाहता है तो वो अपने आधार कार्ड को कैंसिल करवा सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये प्रोविजन भी कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन सर्टेन केसेस, कि कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन जो है आधार से रिलेटेड जो डेटा है वो रिवील किया जा सकता है। अब वो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला तो है अलाउज डिस्क्लोजर ओनली फॉर ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट। जो आपका ओरिजिनल आधार एक्ट था उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या उनसे हायर कोई अथॉरिटी है, मतलब हाई कोर्ट्स हो गए आपके या सुप्रीम कोर्ट हो गए, अगर वो ऑर्डर देते हैं तो उनके ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आप आधार से रिलेटेड जो भी डेटा है वो रिवील कर सकते हैं। बट इस एक्ट में जो है हमारा अमेंडमेंट किया गया 2019 का, उसमें यह चेंज लेकर आया गया है कि अब लिख दिया गया हाई कोर्ट या उससे हायर अथॉरिटी। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए आधार कार्ड से रिलेटेड डेटा जो है वो रिवील नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में भी, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में भी आधार से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो रिवील किया जा सकता है। लेकिन जो पहले का एक्ट था उसमें एक प्रोविजन था कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में अगर आपको कोई भी डेटा रिवील करना है तो उसके लिए जो परमिशन आएगी या उसके लिए जो अथॉरिटी होगी वो अथॉरिटी देगी अंडर सेक्रेटरी या उससे हायर लेवल का कोई ऑफिसर। लेकिन अब इस एक्ट में उसमें भी चेंज कर दिया गया है, उसको भी अमेंड किया गया और यह लिख दिया गया है कि ये जो अथॉरिटी मिलेगी, ये जो ऑथराइजेशन आएगा वो सेक्रेटरी या सेक्रेटरी से हायर लेवल की जो अथॉरिटी होगी उससे आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज UIDAI फंड। अब पहले क्या होता था, UIDAI अथॉरिटी जो है वो जितने भी फाइन्स कलेक्ट करती थी उसका कोई भी रेवेन्यू जो जनरेट होता था वो डायरेक्टली चला जाता था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपको पता ही है वो पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के बिना आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। तो अब क्या किया गया है, एक अलग से फंड बना दिया गया है जिसका नाम है UIDAI फंड। जितना भी पैसा, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा UIDAI के थ्रू वो सारा का सारा फंड चला जाएगा UIDAI फंड के अंडर। और जितने भी UIDAI के अंडर अथॉरिटीज काम कर रही हैं, जो भी उनका स्टाफ है, उनकी सैलरीज हो गई या फिर उनके अलाउंसेस हो गए, ये सब जो है वो पे किया जाएगा UIDAI फंड के थ्रू। नेक्स्ट इज कंप्लेंट्स। अब पहले क्या प्रोविजन था, केवल UIDAI ही कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकती है अगर आधार से रिलेटेड कोई मैटर है उसमें। लेकिन अब इंडिविजुअल्स को भी ये राइट दे दिया गया है कि वो इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो भी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन कुछ ही केसेस में, सारे केसेस में नहीं, कुछ ही केसेस में, जैसे इंपर्सोनेशन हो गया या फिर डिस्क्लोजर ऑफ देयर आइडेंटिटी की। अगर उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज की गई है या फिर कोई उन्हें इंपर्सोनेट कर रहा है तो फिर उस केस में वो कोर्ट में जाके जो है वो केस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट डिफाइंस आधार इकोसिस्टम। ये पूरा आधार का इकोसिस्टम डिफाइन कर रहा है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज जो हैं वो आधार में इंक्लूडेड मानी जाएंगी। जैसे कोई अथॉरिटी है, अगर वो आपको रजिस्टर करवा रही है, जैसे UIDAI हो गई, या फिर आपका वेरिफिकेशन कोई कर रहा है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर रहा है, तो ये सब जो है वो आधार इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट इज पेनल्टी के प्रोविजन किए गए हैं। अगर कोई भी अथॉरिटी जो आधार इकोसिस्टम के अंडर आती है, अगर वो UIDAI ने कोई डायरेक्शन दी है या फिर आधार एक्ट में कोई प्रोविजन किया गया है, अगर वो अथॉरिटी उसे फॉलो नहीं कर रही, UIDAI की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही, तो UIDAI क्या कर सकती है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। नेक्स्ट इज फर्निश इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय UIDAI। अगर वो अथॉरिटी
यूआईडीआई ने जो इंफॉर्मेशन मांगी है उससे अगर वो उसे फर्निश नहीं करेगी, यूआईडीआई को प्रोवाइड नहीं करेगी, तो फिर उसे पनिश कर सकती है यूआईडीआई। अब पनिशमेंट दी कैसे जाएगी उसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। यूआईडीआई एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी और ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो होगा ये वो पेनल्टीज जो है लगाएगा। और इसको ये प्रोविजन किया गया है, इसको ऑथराइज किया गया है कि ये 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकता है किसी भी अथॉरिटी के ऊपर। अब हो सकता है इसने कोई पेनल्टी लगा दी, अब अगर वो पेनल्टी लगा दी गई है किसी अथॉरिटी के ऊपर और वो अथॉरिटी जो है वो उसके खिलाफ अपील करना चाहती है, तो उसके लिए भी एक अपीलेट अथॉरिटी का प्रोविजन किया गया है। तो मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो भी डिसीजन देगा उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो। और वो अपील किसके पास जाएगी? वो जाएगी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कोई पेनल्टी लगाता है और जिसके ऊपर वो पेनल्टी लगाई गई है वो अथॉरिटी उसके खिलाफ अपील करना चाहती है, तो वो किसके पास जा सकती है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन रूल्स 2020। अब देखो आधार लॉ में अगर आप चेंज लेकर आए तो जो उससे रिलेटेड रूल्स है वो भी आपको दोबारा से नोटिफाई करने पड़ेंगे। और ये रूल्स कौन नोटिफाई करता है? बेसिकली गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो अभी तक क्या था? आधार का जो यूज है वो मैंने आपको बताया सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रही थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा था कि आधार वेरिफिकेशन या आधार ऑथेंटिकेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ सोशल वेलफेयर स्कीम्स में ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे हो गई आपका पीडीएस सिस्टम, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नए रूल्स में यह कह दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है, अगर गवर्नमेंट ठीक समझती है, तो फिर एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ स्कीम्स हो गई, इनसे रिलेटेड या इन सेक्टर्स में भी जो स्कीम्स और पॉलिसीज चल रही हैं उनमें भी आधार ऑथेंटिकेशन, आधार वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकती है। तो न्यू रूल्स ने एक्सपैंड कर दिया आधार के यूज को। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ आधार ऑथेंटिकेशन फॉर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि वो अलग अलग डोमेन्स में आधार के ऑथेंटिकेशन को अलाउ कर सकता है। अब कौन कौन से केसेस में कर सकता है? यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये परमिशन दे दी जाए कि वो आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर ले। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिसिपेशन ऑफ सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज इनेबलमेंट ऑफ इनोवेशन एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेजेस। तो ये कुछ एरियाज दे दिए गए हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया गया या इंपावर कर दिया गया कि वो अपनी तरफ से परमिट कर सकती है आधार ऑथेंटिकेशन का। नेक्स्ट इज फॉर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विल हैव टू सीक अप्रूवल ऑफ यूआईडीआई। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यूआईडीआई के पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो ठीक समझती है तो वो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के उन्हें परमिट कर सकती है आधार ऑथेंटिकेशन का यूज करने के लिए। यूआईडीआई मैंने आपको बता दिया है स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो हमारा आधार एक्ट है उसके अंडर ये बनाई गई है। ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज वुड बी अलाउड टू यूज आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। ये ध्यान रखना, फिलहाल के लिए, अभी के लिए गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने सिर्फ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गई, गवर्नमेंट रन कंपनीज हो गई, पीएसयूज जो होती हैं, केवल उन्हें परमिशन दी है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर ले, नॉट एनी प्राइवेट एंटिटी। तो अभी प्राइवेट एंटिटीज को यह परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस जरूर हुआ है जो प्राइवेट एंटिटीज को यह परमिशन देना चाह रहा है। तो आधार अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीक्स टू इफेक्टिवली अलाउ प्राइवेट एंटिटीज। ये जो एक्ट है अब ये अलाउ करना चाह रहा है प्राइवेट एंटिटीज को भी कि वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि अगर वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी प्राइवेट सेक्टर में भी गुड गवर्नेंस इंश्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कोई नया एक्ट नहीं है। इंडिया में 1986 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन अब वो एक्ट काफी पुराना हो चुका है, इसी वजह से उस एक्ट में अमेंडमेंट की गई है 2019 में। तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस 1986 एक्ट। तो 1986 वाला जो एक्ट है उसको इसने रिप्लेस किया है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे कंज्यूमर्स, और अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो हमारे इंक्रीज हुए हैं, तो ऐसे ही जो हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं उनमें भी इनहेंसमेंट हुआ है, वो भी बढ़े हैं। तो 6 नए कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो इस एक्ट में ऐड कर दिए गए हैं। अब वो राइट्स कौन कौन से हैं? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी फेक मार्केटिंग की जाती है जिसके झांसे में लोग फंस जाते हैं और चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे क्या है, ये राइट दिया गया, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड।
अब होता क्या है, बहुत सारी जो गुड्स हैं, सर्विसेज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, हमें नहीं पता है उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो यहां पे वो भी राइट इंश्योर किया गया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये जैसे आरटीआई है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन, कुछ उसी की तर्ज पे ये राइट जो है वो इंश्योर किया गया कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट है राइट टू अश्योर्ड एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज द राइट टू बी हर्ड, कि जो सिटीजन्स हैं अगर या कंज्यूमर्स हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको ये राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं एंड दे हैव द राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है और आप जस्टिस सीक कर रहे हैं, तो दे हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके खिलाफ आपको राइट टू रिड्रेसल है। एंड फाइनल है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि इंडिविजुअल जो है उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कुछ उसी से रिलेटेड ये राइट है, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। अब की प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट में, इन राइट्स के अलावा क्या क्या प्रोविजन किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहला है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसका बेसिक पर्पस है जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें इनहेंस करना, और इस काम में मदद करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दी गई है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराए, एक तरीके से वो अथॉरिटी से दे दी गई है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई किया गया। मतलब ये है सिंपल भाषा में कि यहां पे जो आप ग्रीवांस रिड्रेसल सीख करते हो, जो आप जस्टिस सीख करते हो, उस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई किया कैसे गया है, आप अब अपनी कंप्लेन जो है वो ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हो, प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो सुनवाई का प्रावधान कर दिया गया। तो यहां पे क्या है, ई गवर्नेंस का यूज करके आप उस पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस फॉर द कंज्यूमर, उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। नेक्स्ट इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब ये जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमीशन बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इनको एम्पावर कर दिया गया है कि ये अपने ऑर्डर को रिव्यू खुद ही कर सके। तो इनसे हायर अथॉरिटी या कोई और अथॉरिटी रिव्यू नहीं करेगी, ये खुद ही अपने पुराने ऑर्डर्स को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब होगा क्या, अगर आप किसी कंज्यूमर कमीशन के पास जाते हो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और कंज्यूमर कमीशन को ये लगता है कि यार हमारे पास केस आने से अच्छा है मीडिएशन में चला जाए, मध्यस्थता हो जाए और मध्यस्थता के थ्रू या मीडिएशन के थ्रू जो है वो फैसला सुना दिया जाए। उसमें क्या होगा, आपको पूरे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ जाएंगी और उनके बीच में मीडिएशन करवा दिया जाएगा। तो अगर उस कमीशन को ये लगता है, जिसके पास भी वो ग्रीवांस गया है उसे ये लगता है, तो वो क्या करेगा, वो दोनों पार्टीज से पूछ लेगा, और पार्टीज अगर एग्री कर रही हैं तो उन दोनों पार्टीज को मीडिएशन के लिए रेफर कर दिया जाएगा। और मीडिएशन जो होगा वो भी वो जो कंज्यूमर कमीशन है उनकी देखरेख में ही होगा। तो जो मीडिएटर है वो फैसला सुना देगा और उससे क्या होगा, जल्द से जल्द जो है वो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर मीडिएशन के लिए कोई भी फैसला जाता है, मीडिएशन के लिए कोई भी इशू जाता है, तो दोनों पार्टीज जो हैं उनके ऊपर मीडिएशन का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा। उसके बाद वो उस डिसीजन के अगेंस्ट में कहीं अपील नहीं कर सकते। तो वो भी प्रोविजन कर दिया गया है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोविजन कर दिया गया है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी से मतलब क्या है, समझ लो कोई प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है और उसकी वजह से आपको कोई चोट पहुंच जाती है, आपको कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो यहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस मैन्युफैक्चरर की होगी, वो उस प्रोड्यूसर की होगी जिसने उस ऑब्जेक्ट को या उस गुड को बनाया है, और उसे फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा आपकी इंजरी या डैमेज के लिए। तो वो प्रोड्यूसर या प्रोडक्ट लायबिलिटी जो है वो क्लॉज भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ही विल हैव टू कंपनसेट फॉर इंजरी और डैमेज टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर अडल्ट्रेंट और स्पीरियस गुड। अब अडल्ट्रेंट या स्पीरियस गुड्स होते क्या है, बेसिकली यहां पे बात कर रहे हैं मिलावटी सामान की, कि अगर कोई प्रोड्यूसर जो है वो मिलावटी सामान बनाता है तो यहां पे उसको पनिश करने का प्रोविजन किया गया है। अब पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, समझ लो कोई मिलावटी सामान बनाता है और कोर्ट में मामला चला जाता है, तो कोर्ट पहले इंस्टेंस में जब पहली बार उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन होगी तो उसका जो लाइसेंस होगा उसे मैक्सिमम 2 साल तक के लिए जो है खत्म कर सकता है। अगर उसके बावजूद वो नहीं सुधरा,
और दोबारा से उसने वही काम किया और दोबारा से कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, तो फिर कोर्ट को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो उसका लाइसेंस जो है हमेशा के लिए कैंसिल कर सकता है। तो यहां पे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस में। पहली कंप्लेन में तो मैक्सिमम 2 साल तक के लिए हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा कंप्लेन होती है तो कोर्ट को यह राइट दिया गया है कि वो उसका लाइसेंस जो है हमेशा के लिए कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बेसिकली है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसके डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हो गई उनको एडवाइज करने वाला है कि कैसे हम कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनको एनहेंस कर सकते हैं। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगा, इट विल बी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर्स के, वो इसके हेड होने वाले हैं। और ध्यान रखना, इट इज बेसिकली एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आज की डेट में अगर आप देखोगे, ई गवर्नेंस का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स आ गए हैं, तो ई कॉमर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मिंत्रा हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब ई कॉमर्स के अंडर आ जाते हैं। तो 1986 में ई कॉमर्स तो था नहीं, लेकिन आज की डेट में तो ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड भी रूल्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। अब रिगार्डिंग ई कॉमर्स एंटिटीज, उनसे रिलेटेड क्या है? पहली चीज तो ये है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो उन्हें जो कंज्यूमर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और किस किस चीज के लिए इंफॉर्मेशन? ऑन रिटर्न, अगर कोई सामान रिटर्न किया गया है, अगर सामान को रिटर्न करने के बाद कोई रिफंड किया गया कंज्यूमर को तो वो देना पड़ेगा, एक्सचेंज हो गई, वारंटी हो गई, इन सबसे रिलेटेड मैटर्स में उन्हें इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लस एक और इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें इंफॉर्मेशन देनी होगी, वो है कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि ये जो सामान आप खरीद रहे हो इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस कंट्री में हुई है, किस कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, दे हैव टू एक्नॉलेज एनी कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स। अगर कोई भी कंज्यूमर ई कॉमर्स एंटिटीज के पास कंप्लेन करता है, कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, उससे रिलेटेड वो कंप्लेन करते हैं, तो विद इन 48 आवर्स, कंप्लेन रिसीव होने के 2 दिन के अंदर अंदर जो आपकी ई कॉमर्स एंटिटी है उसे इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इस कंप्लेन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और सिर्फ एक्नॉलेज करने से काम नहीं चलेगा, आपको उस कंप्लेन को रिजॉल्व भी करना होगा और उसके लिए भी टाइम पीरियड सेट कर दिया गया है। दे नीड टू रिड्रेस द कंप्लेन विद इन 1 मंथ। तो विद इन 48 आवर्स आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमारे पास कंप्लेन आई है, और विद इन 1 मंथ आपको उस कंप्लेन को रिड्रेस या रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, कंप्लेन आएगी तो कोई उसे कंप्लेन को रिसीव भी करेगा और जो ग्रीवांस है उसको सॉल्व भी करेगा, तो उसके लिए आपको कोई ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट करना पड़ेगा, उसका भी प्रोविजन किया गया है। अपॉइंट अ ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर। तो जो आपकी ई कॉमर्स की एंटिटीज है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, उनको अपने यहां एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो है उसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। सेलर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक गुड्स और विदड्रॉ सर्विसेज। तो अगर कोई सामान जो आपने रिसीव किया है, कोई सर्विस जो आपको मिली है वो डिफेक्टिव है या डेफिशिएंट है, जो सर्विस आपको प्रॉमिस की गई थी पूरी सर्विस नहीं दी गई है, तो इस केस में जो सेलर है उसको अपने सामान को या अपनी सर्विस को वापस लेना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ कब? जब वो सामान डिफेक्टिव है या डेफिशिएंट है, मतलब आपको जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज, ई कॉमर्स कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस। आपने देखा होगा आजकल तो हर महीने या महीने में 2 बार जो है अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, वहां पे सेल लगती हैं। अगर आप उसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो कई बार दिया जाता है 70% ऑफ, 80% ऑफ। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है, उसका एक्चुअल प्राइस उतना ही होता है, लेकिन जिस प्राइस पे कभी 10 साल पहले, 5 साल पहले वो आइटम जो है या गुड जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ होगा, वो ओरिजिनल प्राइस 5 साल पुराना वो लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं देखो हम 80% जो है डिस्काउंट पे वो चीज बेच रहे हैं। तो यहां क्या होता है, इसको बोला जाता है प्राइस मैनिपुलेट करना। क्योंकि फिर क्या होगा, आपको लगेगा यार 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो मुझे तो खरीद ही लेना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा होता है, लेकिन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये गलत होता है, ये कंज्यूमर को चीट करने वाली बात है। तो यहां पे ई कॉमर्स कंपनीज आर प्रोहिबिटेड, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो मैनिपुलेट नहीं करेंगे प्राइस को। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो जो ओरिजिनल एक्ट है और जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एपिडेमिक डिजीजेस क्या होती है। एपिडेमिक डिजीजेस बेसिकली ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं
जो एक बड़े एरिया में बहुत तेजी से फैल जाती है और वहां की पॉपुलेशन जो है उसको अफेक्ट करती है। जैसे अगर मैं बात करूं 19वीं सेंचुरी के टाइम इंडिया में प्लेग बहुत फैला करता था और बहुत सारे लोग मारे जाते थे, तो उसको कह देते हैं हम एपिडेमिक। जब ये एपिडेमिक एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, मतलब कई कॉन्टिनेंट्स में फैल जाएगी, एक लार्जर एरिया में स्प्रेड कर जाएगी, तो उस एपिडेमिक को हम नाम दे देते हैं पेंडेमिक। जैसे आज की डेट में है कोविड अगर आप देखोगे जितने कॉन्टिनेंट्स है सभी में फैल गया है, तो उसको हम नाम दे देंगे हमारा पेंडेमिक। तो एपिडेमिक एक छोटे एरिया में होती है, पेंडेमिक एक ज्यादा बड़े एरिया में होती है। तो अब क्या हुआ है, इंडिया में एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट था 1897 में आया था वो। तो 1897 से इंडिया में एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट तो है, लेकिन उसको चेंज करने की, उसमें अमेंडमेंट लाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों लाया गया? एपिडेमिक के टाइम या पेंडेमिक के टाइम जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं या जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे होते हैं उस एपिडेमिक के साथ, वो होते हैं आपके हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स। और आप देखना इस टाइम क्योंकि डेथ रेशियो या डेथ रेट जो है वो काफी बढ़ जाता है, काफी लोग मारे जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उन्हें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो मारा गया उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारे केसेस में उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह गलत है और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को इस वायलेंस से बचाने के लिए हमने हमारा जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट है 1897 का, उसको अमेंड किया है, उसमें कुछ नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर पर्सनल एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग देयर लिविंग और वर्किंग प्रेमाइसेस अगेंस्ट वायलेंस ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। तो एपिडेमिक्स के टाइम जो उनके साथ वायलेंस होता है, उस वायलेंस से उन्हें बचाना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसमें प्रोविजन क्या किया गया है, अगर कोई भी वायलेंस करता है और उसके खिलाफ एफआईआर होती है, कंप्लेन फाइल की जाती है, तो जो गिल्टी है, जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर डाल दिया गया कि आप ये प्रूफ करोगे कि आपने वायलेंस नहीं किया। तो एक प्रोविजन तो ये किया गया है। नेक्स्ट है, दीज ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि जो पुलिस है, समझ लीजिए कोई एफआईआर लॉन्च की जाती है, तो पुलिस को अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, पुलिस को जो कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट है, उसके वारंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जाके किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकती है। और इन केसेस में जो बेल का प्रोविजन है उसको भी खत्म कर दिया गया है, दे आर मेड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट इज ट्रायल शुड बी कंडक्टेड विद इन 1 ईयर। तो ऐसे केसेस में जहां पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एपिडेमिक के टाइम उनके साथ कोई वायलेंस का केस आया था, ऐसे केसेस में जो फैसला आ जाना चाहिए कोर्ट से, वो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है लोकपाल कंप्लेन रूल्स 2020। अब आपको पता ही है, लोकपाल जो है एक अथॉरिटी बनाई गई है इंडिया में जो करप्शन है उसे कर्ब करने के लिए। अब लोकपाल से रिलेटेड जो है वो रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई किए हैं। अब ये रूल्स पहली बात तो नोटिफाई किस डिपार्टमेंट ने किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दे आर नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। और किस एक्ट के अंडर किए गए हैं? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो उसके अंडर ये रूल्स नोटिफाई किए गए। अब क्या क्या की चेंजेस हैं? देखो, नोटिफिकेशन पहले भी आया था, इस नोटिफिकेशन ने जो पुराने वाले नोटिफिकेशन था, पुराने वाले जो रूल्स आए थे उसमें कुछ चेंजेस किया। अब क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट अ सिटिंग और फॉर्मर पीएम, कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, कोई सिटिंग पीएम है, अभी पीएम है कंट्री के जैसे मोदी जी हैं, या फिर कोई एक्स पीएम हो गए जैसे मनमोहन सिंह साहब हो गए, तो इनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है तो क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो हमारे लोकपाल हैं उसकी फुल बेंच जो होगी, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है लोकपाल का, उसकी फुल बेंच जो होगी वो उस कंप्लेन को सुनेगी। तो इनिशियली ही जब अभी एडमिट भी नहीं किया गया है उस कंप्लेन को, एडमिशन की स्टेज पे ही पूरी एक बेंच बिठाई जाएगी लोकपाल की और वो उसको सुनेगी। और अगर उस बेंच को ऐसा लगता है कि इस कंप्लेन में कोई दम नहीं है, जबरदस्ती जो प्रधानमंत्री हैं, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, कोई पुराने प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ कंप्लेन आई है, अगर उनकी इमेज को खराब करने के लिए, मलाइन करने के लिए कंप्लेन की गई है, तो वो एडमिशन की स्टेज पे ही उस कंप्लेन को जो है वो नल एंड वॉइड कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और अगर ऐसा होता है कि एडमिसिबिलिटी की स्टेज पे ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस कंप्लेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आरटीआई के अंडर या पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाएगी। इफ द बेंच डिसमिसेस द कंप्लेंट एट द एडमिशन स्टेट, इट्स रिकॉर्ड विल नॉट बी मेड पब्लिक। तो पब्लिक नहीं किए जाएंगे उसके रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, नो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट। तो ये जो 4 एक्ट मेंशन किए गए हैं, इनके अंडर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, कंप्लेन मस्ट प्रोवाइड
या कंप्लेनेंट मस्ट प्रोवाइड एन आइडेंटिटी प्रूफ। जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, जिसने भी कंप्लेन लॉन्च की है, उसको अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा, जिससे यह पता लग सके कि कंप्लेन किसने की है। तो जो एनोनिमिटी का प्रोविजन था, कहीं ना कहीं उसे खत्म किया गया है, और वो इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उस एनोनिमिटी का फायदा उठा के फेक कंप्लेन्स भी लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो लॉन्च कंप्लेन। तो पहले क्या है, फॉरेन नेशनल को वो अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब फॉरेन नेशनल को भी वो राइट दे दिया गया है कि वो भी लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है वहां जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन नेशनल कंप्लेन लॉन्च करेंगे, इन्हें आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, और वो आइडेंटिटी प्रूफ सिर्फ और सिर्फ इनका पासपोर्ट होगा। तो इन्हें वो आइडेंटिटी प्रूफ पासपोर्ट देना पड़ेगा, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड ऑफिशियल टू बी प्रोटेक्टेड। जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन की है और जिसके खिलाफ कंप्लेन की है, दोनों की आइडेंटिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है जब तक वो केस चल रहा है लोकपाल में। हालांकि अगर जो कंप्लेनेंट है वो किसी और अथॉरिटी को, किसी और इंस्टीट्यूशन को अपनी मर्जी से वॉलंटरली अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, तो ये उसके ऊपर है, लेकिन लोकपाल जो है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा जब तक वो केस चल रहा है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेन। अगर कोई फॉल्स कंप्लेन लॉन्च करता है तो यहां पे जो है पनिशमेंट का प्रोविजन कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो फेक कंप्लेन होती है, फॉल्स कंप्लेन होती है, किसी की इमेज को मलाइन करने के लिए कंप्लेन की जाती है, वो नहीं होंगी। नेक्स्ट इज कंप्लेंट लैंग्वेज की कंप्लेन जो लॉन्च की जाएगी वो किस लैंग्वेज में लॉन्च की जाएगी। अगर आप देखोगे जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो कंप्लेन लॉन्च की जाए वो किस लैंग्वेज में की जाए, इंग्लिश में की जाए, लेकिन उसके अलावा भी प्रोविजन कर दिया गया है हमारे 8 शेड्यूल में, जो 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं। कंप्लेनेंट उन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है लोकपाल में। नेक्स्ट है मोड ऑफ फाइलिंग कंप्लेन, कि आप जो कंप्लेन फाइल कर रहे हो वो कैसे फाइल करोगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, आप वाया पोस्ट भी कर सकते हो, और खुद लोकपाल जहां पे सिचुएटेड है वहां जाके उसको खुद बाय हैंड भी वो कंप्लेन वहां पे लॉन्च करा सकते हो। तो जितने भी मोड पॉसिबल हैं वो कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। तो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। बेसिकली कंडक्ट रूल्स हैं क्या, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर एज अ पब्लिक सर्वेंट, उसको रेगुलेट करने के लिए ये रूल्स बनाए गए थे 1964 में। तो दीज रूल्स आर अ सेट ऑफ रेगुलेशंस ऑन सिविल सर्वेंट्स। अब इन रूल्स में कुछ प्रोहिबिशन दिए गए हैं, इन रूल्स में कुछ एक्ट लिख दिए गए हैं, या इन रूल्स में कुछ बातें लिख दी गई हैं कि ये काम जो है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर लगाई गई हैं इन रूल्स के अंडर। पहली है टू एडिट एनी न्यूज़पेपर। कोई भी सिविल सर्वेंट जो है वो सर्विस में होते हुए किसी भी न्यूज़पेपर को एडिट नहीं कर सकता। टू एक्सेप्ट गिफ्ट, वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टू एक्सेप्ट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, की रिटायर होने के बाद भी उनको प्रोहिबिट किया गया है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट लेने से। और फाइनल है टू पब्लिश इन देयर नेम एनी क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अपने नाम में वो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म पब्लिश नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये प्रोहिबिशंस दिए गए हैं। अब ये जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं ये बेसिकली बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को पूरा करने के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के अंडर बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 309 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो है वो सिविल सर्वेंट की जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है उनको रेगुलेट कर सकता है। और इसी 309 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स जो है उनको बनाया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। अब ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है या बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट भी बोल देते हैं इसे जनरली, ये 1988 का एक्ट है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है, प्रोविजंस काफी पुराने हो चुके हैं। तो रिसेंटली क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट कब किया गया है, वो किया गया था 2016 में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हम बात कर रहे हैं बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, तो बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो बेनामी ट्रांजैक्शन इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब यह है जब कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम में खरीदी जाती है बट वो उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर नहीं होता, उसने पैसे नहीं दिए होते प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो प्रॉपर्टी खरीदी तो किसी और ने है लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्री होगी, वो किसी और के नाम में कराई जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी को या ऐसे ट्रांजैक्शन को आप नाम देते हो बेनामी ट्रांजैक्शन। डेफिनेशन देख लो, इट इज अ ट्रांजैक्शन वेयर अ प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय और ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन बट हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड बाय अनदर पर्सन। तो पैसे किसी और ने दिए हैं लेकिन खरीदी किसी और के नाम से की गई है, इसीलिए नाम दिया गया बेनामी।
तो नाम नहीं आ रहा है। ये जो बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं, दे आर पनिशेबल अंडर द लॉ, इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो आपको जेल की सजा भी हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं कि जेल भी हुई और आपके ऊपर फाइन भी लगाया गया। दोनों के प्रोविजन इस एक्ट में किए गए। इट अलाउज टू प्रोविजनली कन्फिस्केट सच प्रॉपर्टीज। तो जब तक आपके ऊपर केस चल रहा है, समझ लो बेनामी ट्रांजैक्शन में किसी इंडिविजुअल के ऊपर केस चल रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी जब्त की जा सकती है, वो भी कन्फिस्केट की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है रियल एस्टेट एक्ट 2016। रियल एस्टेट जो है पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे उसकी हालत बहुत खराब रही है। वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बंद हो गया है, और जो पब्लिक है जिसने पैसे लगाए हैं, जिन्होंने घर खरीदा है, उनको भी बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा है। तो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, रियल एस्टेट में जो होम बायर्स हैं, जो लोग घर खरीदते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये रियल एस्टेट एक्ट लाया गया है 2016 में। अब रियल एस्टेट एक्ट के अंदर एक बड़ा प्रोविजन जो लाया गया था, एक बड़ा चेंज किया गया था, वो था रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये हर स्टेट में बनाई जाएगी, हर स्टेट गवर्नमेंट को बनानी है, और इसका बेसिक फंक्शन होगा जो हमारे होम बायर्स हैं, जो लोग घर खरीद रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और कोई भी डिस्प्यूट जो होता है बायर और सेलर के बीच में, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये इसका बेसिक फंक्शन है। इट रेगुलेट्स बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो जो आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और जो आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, ये उन दोनों को ही रेगुलेट करने वाला है। नेक्स्ट है आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर FEO एक्ट 2018। तो ये जो एक्ट है बहुत रीसेंट एक्ट है, 2018 में लाया गया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते कौन है। अगर मैं जनरली आपको बताऊं, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत सारे क्रिमिनल्स, या आप कह सकते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से पैसा लिया, वो पैसा जो है डूब गया, और उसके बाद उन्होंने बैंक के जो लोन है उनको रीपे नहीं किया, और कानून से बचने के लिए, लॉज से बचने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए वो देश से बाहर भाग गए। विजय माल्या का नाम आता है, नीरव मोदी का नाम आता है, ये सब जो है ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक का पैसा, पब्लिक मनी जो है उसको वापस नहीं किया है, और अब ये देश छोड़ के भाग गए हैं, उन्हें कहा गया है। तो ये एक्ट ऐसे क्रिमिनल्स या ऐसे लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया। It deters FEO from evading law by staying outside the jurisdiction of Indian courts। तो ये क्या करते हैं, ये देश से बाहर भाग जाते हैं, तो ये हमारी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है, वो प्रोविजन क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, बाय कॉन्फिस्केटिंग ऑल देयर प्रॉपर्टीज। तो इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, और बैंक का जो भी पैसा है वो इन प्रॉपर्टीज को बेच के वापस किया जाएगा। इस एक्ट ने डिफाइन भी किया है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते कौन है, तो यहाँ पे 3 प्रोविजन दिए गए हैं कि ये लोग जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की कैटेगरी में आ जाएंगे। पहली चीज तो ये है, उस इंसान के या उस इंडिविजुअल के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होना चाहिए। तो किसी कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ हो, और हैज लेफ्ट द कंट्री एंड रिफ्यूज टू रिटर्न। उसके खिलाफ वारंट तो इशू हुआ है, लेकिन वो देश को छोड़ के भाग गया है और वापस आने से मना कर रहा है। प्लस जो उसने गबन किया है, जो उसने घपला किया है, वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। वैल्यू ऑफ द ऑफेंस इज एटलीस्ट 100 करोड़। तो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का उसने जो है वो घपला किया है, और उसके बाद वो देश छोड़ के भाग गया है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट तो इशू हो गया है, लेकिन वो मना कर रहा है वापस आने से, ऐसे लोगों को डाला जाएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की कैटेगरी में। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीटिंग का मतलब होता है नकली नोट, जाली नोट जो होते हैं, उससे रिलेटेड है। डिसऑनरिंग चेक, चेक बाउंस के केसेस जो आते हैं उससे रिलेटेड है। बेनामी ट्रांजैक्शन अभी हमने देखा था। डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, लोगों से पैसा ले लिया है और भाग गए हैं, ऐसे लोग। टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोग आ जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी जो होती है बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो उस एक्ट में इंक्लूड कर लिए गए। नेक्स्ट है आपका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है या एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है? अब देखो होता क्या है, जब 2 कंट्रीज की आपस में वॉर होती है, तो उस कंट्री के जिसके खिलाफ आप वॉर लड़ रहे हो, जिससे आपका की लड़ाई चल रही है, उस कंट्री का जो भी नागरिक होगा, जो भी सिटीजन होगा, वो आपका एनिमी हो जाएगा।
तो इन लोगों को हम नाम देते हैं एनिमी एलियंस, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है आपकी एनिमी प्रॉपर्टी। तो इंडिया की अगर आप देखोगे वॉर जो हुई है वो चाइना से हुई है और पाकिस्तान से हुई है। 1962 62 में हमारी चाइना से वॉर हुई है, उसके बाद 65 हो गया, 71 हो गया, 99 हो गया, यहाँ पे हमारी जो वॉर हुई है पाकिस्तान से हुई है। तो जब वॉर होती है ना, तो जो सामने वाली कंट्री है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, उसके जो सिटीजन रह रहे होते हैं आपकी कंट्री में, वो आपकी कंट्री को छोड़ के भाग जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी रह जाती है उसको हम नाम देते हैं हमारी एनिमी प्रॉपर्टी। तो ऐसा हुआ था 62 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई, तो चाइनीज नेशनल जो इंडिया में रह रहे थे वो इंडिया छोड़ के भाग गए थे, और इंडियंस जो चाइना में रहते थे वो इंडिया आ गए थे। ऐसे ही जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी 65 में वॉर हुई तो भी यही काम हुआ, वो लोग जो थे वो यहां से भाग गए थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी यहां पे रह गई थी उसको हमने नाम दिया है एनिमी प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस एक्ट को बनाया था। तो डेफिनेशन देख लो, व्हेन नेशंस गो टू वॉर दे ऑफन सीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिटीजंस ऑफ एनिमी कंट्री, और उसी को हमने एनिमी प्रॉपर्टी कहा। सच प्रॉपर्टीज आर रेफर्ड टू एज एलियन प्रॉपर्टीज और एनिमी प्रॉपर्टीज। ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर 62, इंडिया पाकिस्तान वॉर 65-71, सेंट्रल गवर्नमेंट टुक ओवर प्रॉपर्टीज ऑफ सिटीजन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी टुक ओवर की गई थी किस एक्ट के अंडर की गई थी? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो आपके डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं उनके अंडर इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। अब जब आप इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लोगे तो आपको इस प्रॉपर्टी की देखरेख भी करनी पड़ेगी, इसे मैनेज भी करना पड़ेगा, और अगर बेच के कुछ पैसा निकालना है तो उसके लिए भी आपको कोई अथॉरिटी तो बनानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक बॉडी बना दी गई थी, एक अथॉरिटी बना दी थी जिसका नाम है आपका कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। तो ये एक अथॉरिटी बना दी गई थी, एक अलग से ऑफिस बना दिया गया था, और ये जो ऑफिस है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो ये जो हमारा मंत्रालय होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये फंक्शन करती है। जितनी भी आपकी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं उन सबका मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसको दे दिया गया है? CEPI को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ enemy properties. It is a quasi judicial authority. It may dispose or sell enemy property. तो इसके पास ये राइट है कि अगर ये चाहे तो एनिमी प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उससे कुछ पैसे निकाल सकता है। लेकिन बेचने से पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? गवर्नमेंट का, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंटर। नेक्स्ट है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। और वो अमेंडमेंट क्यों किया गया था? तो पहले तो है इट वाज अमेंडेड इन 2017। अब वो अमेंडमेंट किया क्यों गया था? देखो, ये प्रॉपर्टी तो आपने कॉन्फिस्केट कर ली, लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जो लोग देश छोड़ के चले गए थे उनके जो वारिस हैं, जो इनहेरिट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, समझ लो कोई आदमी चला गया, उसका कोई बेटा है, वो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लेम करते थे और कोर्ट में केसेस जाते थे। कुछ केसेस में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो उन लीगल हायर्स के फेवर में सुनाया। समझ लो किसी आदमी का बेटा, उसके फेवर में वो फैसला सुना दिया गया, तो यहां पे क्या है, गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी जो है वो उस बेटे को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने उन ऑर्डर्स को नलीफाई करने के लिए और ये जो लीगल हायर्स हैं इनका जो प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम था उसको खत्म करने के लिए 2017 में ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया है। इट रेगुलेट्स द एप्रोप्रिएशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये मैंने आपको बता ही दिया। द एक्ट वाज पास्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया पाक वॉर 1965। ओनरशिप प्रॉपर्टी इज पास टू CEPI। CEPI हमने देख लिया है। अब अमेंडमेंट में किया क्या गया है? अमेंडेड एक्ट डिनाइड लीगल हेयर्स एनी राइट ओवर द एनिमी प्रॉपर्टी। तो जो एनिमी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये जो लीगल हेयर्स हैं इनका जो भी राइट है उसको नलीफाई कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसको भी रिसेंटली 2018 में अमेंड किया गया है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सो इट वाज अमेंडेड इन 2018। अब इसे अमेंड किया क्यों गया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन की एक कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2005। तो ये 2005 की यूएन की कन्वेंशन है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो हमारे ओरिजिनल एक्ट में, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसमें नहीं थे। तो उन प्रोविजंस को कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें ऐड करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है। इट इज टू कॉम्बैट करप्शन इन गवर्नमेंट सेक्टर। ये आपको पता ही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो करप्शन है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, कर्ब करने के लिए लाया गया था। इट क्रिमिनलाइज्ड कॉर्पोरेट ब्राइबरी, कि अगर कोई कॉर्पोरेशन है
वो पैसे दे रही है किसी अथॉरिटी को, किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया जो पहले नहीं था। तो पहले द एक्ट ऑफ ऑफरिंग अ ब्राइब, अगर आप किसी को ब्राइब दे रहे हो, वो ऑफेंस नहीं था, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था। आज की डेट में इस अमेंडमेंट के थ्रू उसको भी एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। तो अब अगर रिश्वत लेना गुनाह है तो रिश्वत देना भी एक क्राइम बनाया जा चुका है। कोल्यूसिव ब्राइब गिवर्स क्रिमिनलाइज्ड एट पार विद ब्राइब गिवर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कोल्यूसिव का मतलब ये होता है आप कोल्यूड कर रहे हो, मतलब आप साठगांठ कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट के साथ, तो मतलब आप उसके साथ साठगांठ करके कुछ मॉनेटरी बेनिफिट उठा रहे हो। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, दिखाते हैं टेंडरिंग का जो प्रोसेस होता है, वहां पे पहले ही बता दिया जाता है कितना प्राइस कोट करना। तो यहां पे क्या है, जो वो टेंडर भर रहा है और जो पब्लिक सर्वेंट है, इनके बीच में साठगांठ हो चुकी है और उसके थ्रू वो टेंडर उसी व्यक्ति के पास जाएगा। तो ये जो है ना कोल्यूसिव ब्राइब गिवर्स, इनको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो चेंजेस क्या क्या है वो देख लो आप थोड़ा। पनिशमेंट, पहले क्या था, 1988 का जो एक्ट था उसमें 6 मंथ से 3 इयर्स तक ही आप पनिशमेंट दे सकते थे, लेकिन अब इस पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। अब पनिशमेंट का ड्यूरेशन कितना कर दिया गया है, 3 to 7 इयर्स। तो अब मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 7 साल तक की सजा हो सकती है। ट्रायल की लिमिट, पहले ट्रायल जो केस चलेगा उसकी कोई लिमिट नहीं थी, वो सालों साल चलता ही रहता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू, 2 से 4 साल के अंदर अंदर वो केस जो है वो खत्म करना पड़ेगा। हालांकि ये भी काफी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो टाइम लिमिट तो सेट कर दी गई है। नेक्स्ट है अनड्यू एडवांटेज, अर्लियर ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेन्यूमरेशन। अब क्या है, पहले क्या था, ग्रेटिफिकेशन का डेफिनेशन के थ्रू से समझाया हुआ था कि अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, मतलब यहां पे जो आपको लीगली पैसा मिलता है, जो आपको लीगली आपकी सैलरी मिलती है, या अगर कोई लीगल फीस मिल रही है, उसके अलावा कोई भी अनड्यू एडवांटेज अगर आपको मिलता है, उसको करप्शन की कैटेगरी में रख दिया गया था। अब वो डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब क्या किया है, अनड्यू एडवांटेज, तो वो वर्ड जो है उसको चेंज कर दिया गया है। ऐसी फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी पहले नहीं था, अब डाल दिया गया। मतलब करप्शन के थ्रू आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो पहले उसको अटैच नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब आज की डेट में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने करप्शन के थ्रू कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो वो उससे छीनी जा सकती है, वो अटैच की जा सकती है। सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या बोलता है, इट डज नॉट अलाउ कोर्ट्स टू स्टार्ट अ ट्रायल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो सेक्शन 19 में यह प्रोविजन है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर किसी कोर्ट में केस चलने वाला है तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, जाके जिस अथॉरिटी ने उसे अपॉइंट किया पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप करप्शन का केस उसके ऊपर चला सकते हो। और सिर्फ सर्विंग ऑफिसर्स ही नहीं, अगर कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है ना, उसके ऊपर भी आपको करप्शन का केस चलाना है पीसी के अंडर, तो आपको पहले जाके परमिशन लानी पड़ेगी गवर्नमेंट से। और ये जो है ये एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, जिसकी वजह से करप्शन जो है कई बार वो कर्ब नहीं किया जाता। बट एन इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड, तो आप इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते जब तक आप गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेते। नेक्स्ट है करप्शन की, करप्शन होता क्या है, तो करप्शन की डेफिनेशन दी हुई है, इट इज द डेलिबरेट एंड इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वंस पोजीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब किसी एक इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल है, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज ले रहा है और उसे पता है कि वो उसका अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है, तो इस एक्ट को हम नाम दे देते हैं आपका करप्शन। ठीक है, और वो किया क्यों जाता है, फॉर मटेरियल गेन्स, कि आप पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं, या अपनी प्रेस्टीज या इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। इट इज द इलीगल ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, ये मैंने अभी आपको समझाया। लीगल रेम्यूनरेशन मतलब आपको जो भी तनख्वाह मिलती है, आपकी जो भी सैलरीज हैं, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, उनके अलावा इलीगली जो भी आपको अनड्यू फेवर मिल रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज मिल रहे हैं, वो सब जो है करप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। अब करप्शन भी जो होता है ना, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक होता है कोअर्सिव करप्शन, ये जो वर्ड है ना कोअर्सिव, कोअर्सिव का मतलब होता है कि बाय यूज ऑफ पावर आपसे कुछ काम करवाया जा रहा है। तो यहां पे क्या है, कोअर्सिव करप्शन में क्या होता है, कोई रिश्वत देना नहीं चाहता लेकिन उसको हरास किया जाता है, उसके काम में डिले कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा, वो मजबूर हो जाता है रिश्वत देने के लिए। दैट इज नोन एज कोअर्सिव करप्शन। तो द सिटीजन इज कंपेल्ड, द वर्ड इज कंपेल्ड टू पे ब्राइब टू गेट अ सर्विस विच ही इज एंटाइटल्ड। तो वो सर्विस उसे पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो दी नहीं जा रही है, डिले किया जा रहा है। क्यों, जिससे उससे उगाही की जा सके, जिससे उससे रिश्वत ली जा सके।
It include tools like delays, harassment, uncertainty, potential danger of loss of life, etc. It increases with increase in state control. जितना ज्यादा स्टेट का कंट्रोल होगा, जितना ज्यादा अथॉरिटी और पावर जो होगी वो स्टेट ऑफिशियल्स के अंडर होगी, उतना ज्यादा जो आपका कोअर्सिव करप्शन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट इज कोल्यूसिव करप्शन. कोल्यूसिव करप्शन क्या होता है ये मैंने अभी आपको समझाया, मतलब कोल्यूड, साठ गांठ कर लेना. तो यहां पे क्या होगा, जो रिश्वत दे रहा है और जो रिश्वत ले रहा है, जो पब्लिक ऑफिशियल रिश्वत ले रहा है, इनके बीच में साठ गांठ हो जाएगी और उसके थ्रू क्या होगा, ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट या कोई भी अलग किसी भी टाइप का बेनिफिट जो है वो उस ब्राइब गिवर को पहुंचाएगा. इट अराइजेस फ्रॉम कोल्यूजन बिटवीन ब्राइब गिवर एंड करप्ट पब्लिक सर्वेंट. बोथ पार्टीज बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी. तो अल्टीमेट लॉस किसका हो रहा है, वो तो सोसाइटी का हो रहा है. तो दोनों पार्टी जो है इनका तो फायदा हुआ, लेकिन लॉस किसका हुआ, सोसाइटी का हुआ. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, अवॉर्डिंग ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के केसेस में रिश्वत चलती है, बहुत सारे मामले जो है वो भी सामने आते रहते हैं. टैक्स इवेजन हो गया, सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हो गए. अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट कर देना किसी खाने में. एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस. इट इंक्रीजेस विद रिडक्शन इन स्टेट कंट्रोल. जितना स्टेट का कंट्रोल कम होता है, मतलब जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जितनी स्टेट की अथॉरिटी कम होगी, जितना ज्यादा आप उनके अंडर पावर दे दोगे, जितना डेलीगेशन ज्यादा होता चला जाएगा, उतना ज्यादा ये जो है वो बढ़ता चला जाएगा. तो इट इंक्रीजेस विद रिडक्शन इन स्टेट कंट्रोल. As the economy is freed from state controls, extortionary corruption declines and collusive corruption tends to increase. तो जैसे जैसे स्टेट कंट्रोल कम होता चला जाता है, जो हमारा पहले वाला है कोअर्सिव करप्शन वो कम हो जाता है, लेकिन कोल्यूसिव करप्शन जो है वो बढ़ने लग जाता है. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है और ये बेसिकली एक इंडेक्स है, रैंकिंग होती है कंट्रीज की, इसको याद रखना. और इंडिया की रैंकिंग स्पेसिफिकली क्या है वो याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है. अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. या तो वो पूछेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है, कौन उसे रिलीज करता है, या फिर वो इंडिया की रैंकिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज बेसिकली अ रैंकिंग. इसको जो रिलीज करता है इंडेक्स को, वो करता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई जो है ये बर्लिन जर्मनी में बेस्ड एक एनजीओ है, आप ये मान सकते हो. और ये क्या करता है, इट कंसिडर्स ओनली पब्लिक सेक्टर करप्शन. तो यहां पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या होता है, केवल और केवल जो पब्लिक सेक्टर में, जो गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन है उसी को कंसिडर किया जा रहा है. प्राइवेट सेक्टर का जो करप्शन है उसको कंसिडर नहीं किया जाता. और अगर मैं 2020 की बात करूं, जो इंडिया की रैंकिंग है इस इंडेक्स में वो है 86th. इंडिया की रैंकिंग नीचे गिर गई है, पहले वो थोड़ा बेटर हुआ करती थी, अब जो है इंडिया 86 नंबर पे आ गया है. नेक्स्ट है एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016. हाईजैकिंग मतलब जो प्लेन्स होते हैं उनको टेररिस्ट जो है हाईजैक कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, उससे रिलेटेड ये एक्ट है. इंडिया में पहले भी ये एक्ट था, लेकिन वो एक्ट था आपका 1982 का, तो उस एक्ट में अब अमेंडमेंट किया गया है. इट अप्लाइज इवन इफ ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया. जो 1982 वाला एक्ट था ना, वो ये कहता था कि अगर हाईजैकिंग इंडिया में हुई है तो ही अप्लाई करेगा ये एक्ट, अदरवाइज नहीं करेगा. बट अब जो एक्ट आया 2016 वाला, इसमें थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया इस एस्पेक्ट को. इसमें ये कहा गया हाईजैकिंग अगर इंडिया के बाहर भी हुई है, लेकिन वो इंडियन प्लेन की हुई है, या फिर हाईजैकिंग जिसने की है वो इंडियन सिटीजन है, या फिर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है लेकिन वो किसी और स्टेट का सिटीजन नहीं है, मतलब जो इलीगल माइग्रेंट्स हो जाते हैं, जो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है लेकिन वो रह इंडिया में रहा है, अगर ऐसे इंडिविजुअल ने भी किडनैपिंग की है तो भी इंडिया में केस चलाया जा सकता है, तो भी जो आपका एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 है वो अप्लाई करेगा. डेथ पेनल्टी कैन बी गिवन. जो पेनल्टी दी जाएगी, जो पनिशमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और हाईजैकिंग के केस में अब डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है. वाइडर डेफिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन सर्विस. अब ये देखो इन सर्विस का मतलब क्या है. बेसिकली यहां पे जो 82 का एक्ट था उसमें लिखा था ये एक्ट जो अप्लाई करेगा ये इन सर्विस करेगा. इन सर्विस का मतलब था कि जब से प्लेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब से लेकर जब प्लेन लैंड करता है और जो आपका लास्ट पैसेंजर है वो प्लेन से उतर जाता है, सिर्फ इसी टाइम पीरियड तक ये एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा. ये था 82 के एक्ट में. लेकिन अब जो 2016 का एक्ट आया है इसमें इस डेफिनेशन को इन सर्विस उसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है. अब क्या कहा गया है, जब से प्लेन की सफाई होना शुरू होती है, जब से उसके क्लीनिंग के काम शुरू हो जाएंगे, तब से लेकर जब वो इन फ्लाइट होता है, लैंडिंग हो जाती है, प्लस पैसेंजर्स उतर के अपने घर भी चले जाते हैं,
उससे लेकर 24 आवर्स तक जो पूरा टाइम पीरियड है उसको माना जाएगा इन सर्विस। तो अब ये जो इन सर्विस टाइम पीरियड है ना, इस इन सर्विस टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। ऑलराइट, इट इन्फोर्सेस हेग हाईजैकिंग कन्वेंशन 2010। हेग कन्वेंशन है जो हाईजैकिंग से रिलेटेड है, ये एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये ध्यान रखना है, जो हेग कन्वेंशन है ना, ये अप्लाई करती है सिर्फ सिविलियन एयरक्राफ्ट पे। जो आपके मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हैं उस पे ये अप्लाई नहीं करती, ये केवल सिविलियन एयरक्राफ्ट पे अप्लाई करती है। इट प्रोहिबिट्स एंड पनिशेस एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ये एक्ट जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। और ये क्यों न्यूज में रहा? अयोध्या पे जब वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उस वर्डिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में रहा। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बार बार इस एक्ट को रेफर भी किया था अपनी जजमेंट में, इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट है क्या? 1990s की स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बाबरी मस्जिद को लेके इशू जो है वो शुरू हो गया था और आगे चल के बाबरी मस्जिद को डिमोलिश भी कर दिया गया था। तो जब ये इशू शुरू हुआ और कम्युनिटीज के बीच में जो है फ्रिक्शन शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई जिसको कहा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। और इसके अंदर ये प्रोविजन लाया गया, ये प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप था, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो आपका चर्च हो, ठीक है, चाहे गुरुद्वारा हो, उसकी जो भी स्पेशल रेफरेंस रही है, वो जिस भी टाइप की वहां पे रिलीजियस एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं, वो बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी। मतलब यह है, आप किसी मंदिर को गिरा के वहां पे मस्जिद नहीं बनाएंगे, वो मंदिर ही रहेगा। या फिर वाइस वर्सा, आप किसी मस्जिद को गिरा के वहां पे मंदिर नहीं बना सकते, वो मस्जिद की प्लेस है तो वो मस्जिद ही रहेगी। इवन इफ आप उसे तोड़ दो तो वहां पे दोबारा से मस्जिद ही बनाई जाएगी। उसके लिए यह एक्ट लाया गया था। तो की प्रोविजंस देख लेते हैं एक्ट के। द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वॉज ऑन 15 अगस्त 1947। तो उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा, अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इनटू अ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन। यही मैंने आपको बताया, मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद। अगर आपने गिरा भी दिया है तो दोबारा उसकी जगह वही रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो बनाया जाएगा। It imposes an obligation on the state to maintain the religious character of every place of worship। और ये जो अथॉरिटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी है? ये स्टेट की है। मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इनकी सैंक्टिटी जो है, इनका रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो एज इट इज बना रहे, जो 15 अगस्त 1947 को था। लेकिन यहां पे कुछ एग्जेम्पशंस भी दी गई हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता, तो बाबरी मस्जिद कैसे गिरा दी गई थी? तो इसमें ये एग्जेम्प्ट किया गया था। जो अयोध्या वाला इशू है उसको इसमें स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया था, इससे बाहर रखा गया था और इसी वजह से इतने लंबे समय तक उस पे केस चलाया जा सका। तो डिस्प्यूटेड साइट ऑफ अयोध्या वो एक एग्जेम्पशन के अंडर आता है। प्लस कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसी साइट जो आपकी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस हो जाए, कोई भी ऐसी साइट हो जाए, कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट हो जाए जो इस एक्ट के अंडर आती है, उसको भी इस जो आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे एग्जेम्प्ट किया गया, उससे बाहर रखा गया। तो ये दो एग्जेम्पशंस हो गई। राइट, थैंक यू।